So good afternoon everyone. तो मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग आधे घंटे का मेंस का एक ओवरऑल ओरिएंटेशन समझेंगे कि क्यों ये एग्जामिनेशन जो बीपीएससी है उसमें मेंस का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ इस बार के एग्जामिनेशन जो है उसके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरह से पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है मेंस का। अगर हम बात करें बीपीएससी का, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और उसीलिए ये चीज, ये जो मार्कशीट है यहाँ पे रखना जरूरी है। ये रैंक 1 का मार्कशीट है ना। अब इस मार्कशीट को जब आप देखते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है, रैंक 1 है तो स्कोर सबसे ज्यादा इनको 593 आया टोटल। कितना आया? 593। लेकिन इनके मार्कशीट को हम लोग यूज करेंगे, प्लस हम लोग ये कट ऑफ मार्क्स वाला जो है इसको भी यूज करेंगे अपने स्ट्रेटजी को समझने के लिए। आप यहाँ पे इनका मेंस का मार्क्स देखिए कितना है, 525, 525। कितना मार्क्स है? 525। ये यूपी से बिलोंग करती है तो इसलिए ये जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के वुमेन सेक्शन में इनका कट ऑफ आना चाहिए। कितना कट ऑफ है देखिएगा यहाँ पर, फाइनल 521। फाइनल कट ऑफ कितना है? 521। इनको मेल्स में ही कितना आया? मतलब इंटरव्यू इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इंटरव्यू से इनका बस रैंक जो है वो फर्स्ट हुआ है। सिलेक्शन इनका उस पीडीएफ में नाम रहता, अगर वो इंटरव्यू नहीं भी देती तो मान लीजिए टेक्निकल टर्म्स हम समझा रहे हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ क्लियर हो गया था सिर्फ मेंस के मार्क्स से। और मेंस में ये मार्क्स लाना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप तो ऐसे देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इनका इंटरव्यू का नंबर देखिए। 68 मार्क्स माना जाता है कि इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा स्कोर नहीं, आउट ऑफ 120, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना 60% भी नहीं हुआ, तो ये खराब माना जाता है मार्क्स। तो इतना कम नंबर आते हुए रैंक 1 सिर्फ किसकी बदौलत? मेंस की बदौलत। तो इसीलिए मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको ये मेंस लिखने का मौका तभी मिलेगा जब आप पीटी क्लियर करो, लेकिन प्रीलिम्स हमें मालूम है कि इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, कि आपको बस क्वालिफाई कर जाना है। आपका रैंकिंग, आपका रिजल्ट, फाइनल जो सिलेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मेंस। और दूसरा चीज, ये कट ऑफ डिफरेंस को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कट ऑफ डिफरेंस को हम लोग देखते हैं अदर देन द अनरिजर्व कैटेगरीज को छोड़ दीजिए, बाकी कैटेगरीज पे आते हैं। ईडब्ल्यूएस का रिटन एग्जाम का कट ऑफ कितना है? 428। कितना है फाइनल कट ऑफ? 528। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 120। अभी तक आपको मैक्सिमम 3 लोगों का ऐसा दिखा होगा मार्क्स जहां पे इंटरव्यू में कितना मिला है? 100 नंबर। मतलब जो लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते थे और उनको उनका मेंस बस बॉर्डर पे क्लियर हुआ था, अगर वो इंटरव्यू देने नहीं भी जाते तो उनके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो पहले से ही बाहर थे लिस्ट से, क्योंकि 100 नंबर लाना संभव नहीं है मैक्सिमम लोगों के लिए। और देखिए, एक ही नहीं, बाकी सब में भी देखते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल 424 फाइनल का कट ऑफ मेंस का, और फाइनल 596 लाना होता इंटरव्यू में, संभव था? बहुत मुश्किल। और देखते हैं एससी 396, 493। कितना? 97। 97 इंटरव्यू में चाहिए था इनको। 392, 487, 95 चाहिए था इनको इंटरव्यू में। और कुछ जगह 100 से ज्यादा दिखेगा। शेड्यूल ट्राइब 403 और 508, 105 नंबर इंटरव्यू में। मतलब मेंस क्लियर करना मैटर नहीं कर रहा है सिर्फ, मेंस कट ऑफ से आप कितना आगे हैं ये बहुत जरूरी है। अगर आप बाउंड्री पे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं मेंस के कट ऑफ के, देन आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका सिलेक्शन बिना इंटरव्यू में गए हुए भी मालूम है कि नहीं होना था, आपको बाद में पता चल रहा है। लेकिन अगर आप कट ऑफ के इर्द गिर्द थे बिल्कुल, तो आप अगर इंटरव्यू नहीं भी देते तो आपके रिजल्ट पे कोई असर नहीं, क्योंकि ये सिलेक्शन नहीं हो सकता। इतना नंबर इंटरव्यू में लाना पॉसिबल नहीं रहता है अधिकतर लोगों के लिए, जो इस बार दिखा भी है।
कि 90 से 100 के बीच में शायद मैक्सिमम हमको लगता है 50 लोगों को भी नहीं मिला। समझ गए बात को ना? तो मेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो रैंक इंप्रूव आपका दिखा रहा है, 68 इंटरव्यू में आने पे भी फर्स्ट रैंक, और दूसरा आपका पीडीएफ में नाम के लिए भी बहुत जरूरी है, मतलब सिलेक्शन होने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप कट ऑफ के आसपास रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। समझ में आया बात? तो मेंस में फोकस करना बहुत जरूरी है। और जब हम मेंस के इस बार के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें एक चीज क्या कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सेक्शन कोई भी हो, हिस्ट्री, करंट, डीआई, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी या साइंस टेक, कोई भी सेक्शन हो या ऐसे, आपको एक सरप्राइज एलिमेंट हर साल मिल रहा है। जैसे हम लोग अभी तक ये तो मानते थे कि हिस्ट्री में कोई सरप्राइज नहीं होने वाला, क्या पूछ देगा उसमें, वो तो बदल नहीं सकता है, लेकिन सरप्राइज यहां भी आ गया। 6 शॉर्ट क्वेश्चन लीजिए, यही काफी है आपको। हम 5 का प्रैक्टिस करके गए, कितना पूछ दिया? 6। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, टाइम तो 3 घंटा है, उसी में लिखना था, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही आपका सरप्राइज एलिमेंट हो गया। तो हिस्ट्री में मालूम है कि हम बहुत ज्यादा नहीं चेंज कर सकते पैटर्न और कुछ, तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं बच्चों को, तो सरप्राइज एलिमेंट मिल गया ना, यहाँ पे भी हिस्ट्री में भी दे दिया इस बार। दूसरा चीज, जब हम लोग आते हैं करेंट अफेयर्स के सेक्शन पे, अब करेंट अफेयर्स का आप सेक्शन देखिएगा जब इसके क्वेश्चंस को, तो आपको दिखेगा कि अच्छे खासे लोग इसमें घूम गए। क्यों घूमे? 2 कारण से। पहला, एकदम ही रैंडमनेस था टॉपिक में, जैसे आपने वो देखा होगा पूरा न्यूज में चल रहा था कि एक अक्टूबर महीने का रीजन आईएएस उठाया गया और 5 पेज से लगातार क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन सेंटेंस भी सेम टू सेम। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आया कि जनरली करंट अफेयर्स में पिछले 3 साल से, इनफैक्ट 67 से हम लोग देख ले, 67, 68, 69, 70, 4 साल किसका दबदबा रहा है? जैसे 206 नंबर का पूछा था मेंस में टोटल पॉलिटी 70वीं में, जीएस 1 और 2 मिला दे तो करंट से 3 क्वेश्चन था, और दोनों लॉन्ग भी पॉलिटी था, इसमें आप ढूंढिए पॉलिटी मिलेगा ही नहीं। तो इस बार के करंट में क्या सरप्राइज का एलिमेंट आ गया? पॉलिटी इज मिसिंग। और एक छठ फेस्टिवल, अगेन ये आप मतलब होता ना कि कुछ चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो महाकुंभ तो लोग करंट में पढ़ के जाते थे, तो महाकुंभ आना फिर भी प्रिडिक्टेबल था, छठ हर साल का इवेंट है, इस पे क्वेश्चन आना। करंट अफेयर्स में कोई प्रिडिक्ट करेगा क्या जल्दी? एक होता ना कि बहुत सालों के बाद महाकुंभ हुआ, 144 साल के बाद हुआ है, तो क्वेश्चन आना चाहिए था उस पर, तो आया भी। ठीक है, बच्चों के पास उतना पॉइंट्स नहीं था लिखने के लिए, लेकिन एटलीस्ट पढ़ के तो गए थे कि महाकुंभ के बारे में क्या क्या चीजें हुई थी, कब से शुरू, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो था पीटी के लिए, पढ़े होंगे तो। छठ कौन पढ़ता है, हर साल होना है तो। और इस पे 38 नंबर का क्वेश्चन, बात ये नहीं है कि और वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली, बहुत नहीं, थोड़ा सा आसान है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको फोर्स किया गया कि आपको यही लिखना पड़ेगा। और जब आप फोर्सफुली कुछ लिख रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से चुन के नहीं लिखे हैं, तो आपके पास उतना पॉइंट नहीं था। जैसे फूड प्रोसेसिंग सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक स्कीम पूछा है, पीएमएफएमई, तो संपदा पढ़ के आप गए होंगे बहुत ज्यादा, संपदा यहाँ पे क्या करिएगा लिख के, एक स्पेसिफिक स्कीम से बांध दिया है, और 400 वर्ड। तो ये रैंडमनेस जो करंट अफेयर्स में आ रहा है, इस वाले सेक्शन में हम लोग देखें, हर सेक्शन में रैंडमनेस है, बट इसमें इस बार के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो बढ़ा है वो, और करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन जो चुना गया वो एरिया। इस बार का डीआई उतना ज्यादा परेशान नहीं किया जितना 70वीं में किया था, तो 70वीं में डीआई आपको सरप्राइज दिया, तो हर एग्जामिनेशन में हो रहा है। जीएस2 पे आते हैं, जीएस2 में एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो हम लोग इनफैक्ट कल डिस्कस भी करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था, आसान था पॉलिटी का, लेकिन जब लॉन्ग में आप आते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, कल्चरल नेशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, ये जो पार्ट है, दिस इज अ कोर एरिया ऑफ पीएसआईआर। तो ये क्वेश्चन पॉलिटी
एज अ सब्जेक्ट वहां से नहीं निकल कर आएगा अनलेस सेकंड पार्ट को दिखा दे तो सेकंड पार्ट समझा दे रहा है। सेकंड पार्ट आपके लिए फिर भी समझ में आ रहा है कि हम लोग को बेसिक फीचर्स बताना है हमारे संविधान में जो क्या है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म? ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पीएसआईआर में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मल्टी कल्चरलिज्म हो गया, ये सारा का सारा चीज पीएसआईआर का पार्ट। अब ये क्वेश्चन आना और इसके और में जो क्वेश्चन है सेम अगेन ये भी थियरी बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल इज नॉट अ नेचुरल बट हैज टू बी कल्टिवेटेड। अब ये अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर जी का। किसका? बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसके बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के बारे में, ठीक है। और फिर इसके बारे में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको इवॉल्व किया वो बताइए। तो अगेन बच्चा इस क्वेश्चन में भी फोर्स था कि किसको लिखो, बी वाला पार्ट, क्योंकि पहला वाला पार्ट आप सिर्फ पॉलिटी के प्लेन रीडिंग से नहीं लिख सकते अनलेस आपके पास ये थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है किसका, अब पीएसआई। तो ये बच्चे इस पे फोर्स हुए लिखने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है कि आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको, कि बी आर अम्बेडकर ने जो बात कही थी वो क्या था, उसका एसेंस क्या था, आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस पे जाने के लिए अगेन आप फोर्स हुए और अगेन आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा सर। और फिर हम लोग आते हैं जब विथ रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक, जो सबसे ज्यादा खतरनाक इस बार का जीएस2 में रहा। अब देखिए कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चंस में, जब लॉन्ग में आते हैं तो, सॉरी शॉर्ट है ना, या लॉन्ग में, यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, द न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी हैज ओपनड द फ्लड गेट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन दिस ट्रांजिशन merely about technological development, or has it qualitatively transformed India's capabilities for national security, disaster response and border management? एक क्वेश्चन अभी चल ही रहा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि क्या इसने ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात है या फिर इसके अंदर फिर 3 सब हेडिंग्स के बारे में पूछ दिया कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्या ये डिजास्टर रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहा है, या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, द सिक्योरिटी ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ, मतलब 6 सब हेडिंग्स, उसका फिर इलेबोरेशन पूछा। और एक भी अगर सब हेडिंग आपके आंसर में एक भी कीवर्ड नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब इनकम्प्लीट आंसर माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? इनकम्प्लीट आंसर। पीछे वाला एसी चालू कर दीजिएगा, कोई वहां रिमोट है उसको वहां से ऑन कर दीजिएगा वहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये लगभग बच्चे से इसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया और ये पॉसिबल भी नहीं था कि आप इसको इस तरह से अच्छे से लिख पाते। आपको कितना भी इंफॉर्मेशन हो, इतने कम समय में इतना सारा का सारा कीवर्ड्स को एड्रेस करते हुए लिखना, जस्टिस दिलाते हुए पॉसिबल नहीं था बच्चों के लिए उस कम समय में अगर हम बात करें तो ये जो चैलेंज है हमारे पास मेंस का, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है? सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है बताइए? हाँ, व्हाट कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन? वो ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग, ठीक है, और ज्यादा एरियाज को कवर करना, ठीक है, प्रैक्टिस। हम हमेशा एक चीज बोलते हैं दैट यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर, ये अपने प्रिपरेशन का कोर एजेंडा बनाना है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा हम उसके लिए तैयार करेंगे अपने आप। अगर चीज आसान पूछ देता तो आपका पेपर हो सकता है 2 घंटा 50 मिनट में हो जाए, 10 मिनट आप बैठ जाए। और अगर वर्स्ट केस में फंसाता है तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर्ड। तो ये 2 तरह से होगा। पहला कि पीवाईक्यू से स्टिक होते हुए जितने पॉसिबल एरियाज हैं उसके कनेक्शन में, उसके पेरीफेरी में, वो सब को हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं,
यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल नेशनलिज्म पूछ चुका है। अब इसके पेरिफेरी में संविधान की आइडियोलॉजीज या थियरीज की जब हम बात करते हैं तो और क्या क्या डोमेन कनेक्ट हो सकता है, तो जैसे कि एक कॉमन डोमेन इनके लिंक में आएगा एक टर्म जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर एक शॉर्ट में इसका डायमेंशन बनाना चाहे तो अलग से एक रिलीजियस नेशनलिज्म। ऑलरेडी लैंग्वेज पे अलग से पूछ चुका है तो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। मतलब ये जो टॉपिक्स हमारे हैं इसके पेरिफेरी में जो वाइडेस्ट पॉसिबल डोमेन है उसको कोशिश किया जाए कि कवर कर ले, एक बेसिक आइडिया लगे। क्योंकि इस साल जो बच्चों को मोस्ट प्रॉब्लम, जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो यही हुई कि कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म इसका प्रॉपर डेफिनेशन का आइडिया नहीं। अगर डेफिनेशन का भी आइडिया रहेगा तो आप आंसर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अवेयर ही नहीं रहिएगा किसी टॉपिक से, किसी टर्म से, तो आप उसके लिए आंसर नहीं लिख सकते, उस समय फ्रेम भी नहीं कर सकते। ये कभी नहीं पॉसिबल होगा कि हर कुछ आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का जो डिमांड था वो सब पता हो आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में। लोग आंसर बनाते भी हैं एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन बना कब पाएंगे? जब उस टर्म से अवेयर हो। ये बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा काम रहेगा कि जो पीवाईक्यू के बेसिस पे जो जो पेरीफेरी टच कर सकते हैं हम लोग वो जरूर करेंगे ताकि वाइडेस्ट पॉसिबल एरिया कवर हो। दूसरा, प्रैक्टिस। इसीलिए इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग क्या रखें? डेली राइटिंग। आज जो भी आप पढ़ेंगे कल इसका आंसर राइटिंग कराया जाएगा क्लास में। ठीक है, तो पॉलिटी और इकोनॉमी से शुरू हो रहा है, तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पॉलिटी में आज पढ़ेंगे इसका कल लिखना होगा आपको, एक शॉर्ट एक लॉन्ग इकोनॉमी में जो आप पढ़ेंगे उसका लिखना होगा कल। और वो लिखना, अब पहला दिन से तो आपका आंसर नहीं अच्छा होगा, लेकिन लिखना है। जो नहीं लिखेगा उसको कोई तरह का गाइडेंस नहीं मिलेगा। आप आके यहाँ लिख रहे हैं, चाहे कितना खराब लिख रहे हैं, उससे वो मैटर नहीं करता। आप जब लिखेंगे उसके बाद मेंटर जब आपको चारों क्वेश्चन का आंसर राइटिंग अप्रोच बताएंगे, वो अप्रोच आपको बस अपने अगले आंसर में अप्लाई कर देना हर दिन। और ऐसा नहीं कि कुछ अजूबा क्वेश्चन रहेगा, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन उसी पे रहेगा। वहां हम आपको नहीं परेशान करने के लिए, बस आपको लिखना है, वहां रेजिस्ट नहीं करना है। तो जो भी चीज हम पढ़ाएंगे वही चीज का आंसर राइटिंग आपको लिखने को मिलेगा वहां। तो मतलब पॉइंट्स आपके पास किताब में होगा, कॉपी में रहेगा, बस आपको उसको पेन डाउन करना है वहां पे, वो रेजिस्टेंस छोड़ना है। और आपको फर्स्ट डे से फिर जब आप लिखेंगे और जो इनपुट मिलता जाएगा मेंटर के द्वारा, आप वो अप्रोच अपने अगले दिन में इंप्लीमेंट करते रहिएगा। तो एक लंबे समय में जब 4 महीने में, 4.5 महीने में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपके पास आंसर राइटिंग का डर खत्म। दूसरा, कल को 7 क्वेश्चन पूछ दे शॉर्ट में 5-5 नंबर का, उसका भी डर खत्म, स्पीड भी मेरे पास है। और जब आप वाइडेस्ट पॉसिबल एंगल से सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको ये भी डर खत्म कि एकदम अननोन कोई टॉपिक 38 नंबर में नहीं। समझ रहे बात को? ये अप्रोच रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम आसान होगा। थोड़ा सा ऐसे को भी देख लेते हैं एक बार। ऐसे में आपको एक चीज क्या देखने को मिला कि फिलोसफिकल पार्ट जो है इसमें भी अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है आईआर का रोल इनहेंस हुआ है इस बार के ऐसे में। और फिलोसफिकल वाले में भी एक कंटेम्प्रेरी आप कह सकते हैं ऐसे था। तो इन चारों ऐसे में जो भी लोग उतना थेरे मतलब जो होता है ना फिलोसफिकल एस्पेक्ट नहीं जानते हैं, नहीं पीएसआईआर या थिंकर्स के बारे में उतना कुछ पता है, थियोरीज नहीं पता है, बहुत आसान है। आप राइजिंग टेंशन इन मिडिल ईस्ट, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का इम्प्लीकेशन एज अ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत कुछ जानते हैं इसमें, आप ये लिख सकते हैं, मतलब स्कोप है। सेकेंड वाले सेक्शन में भी आपको सेम चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, डी डॉलराइजेशन एंड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो आईआर का रेलेवेंस कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर फोकस ऐसे में भी किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। एआई उस पर ऐसे पूछा गया है। तो अगर आप
जो भी आप जीएस के लिए कंटेम्प्रेरी इश्यूज को देखते हैं, उसके कंटेंट को आप बहुत एनरिच करके रखेंगे अगर, तो ऐसे में आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखने का शैली बदलता है ऐसे में, इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, तरीका कि उसको कहाँ पे प्लेस करना है ये आप सीखते हैं ऐसे में अलग से। जो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको बताया जाए किस तरह से आप उसको अरेंज करेंगे, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके ऐसे राइटिंग का, कि पॉलिटिकल या सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन या कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक होगा इस ऐसे का, वो तो आप सीखेंगे, लेकिन पॉइंट्स आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, अपने जीएस वाले पार्ट्स। क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स प्रिपेयर करके अगर जाते हैं तो आपका आराम से ऐसे कवर हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट से हर साल एक ऐसे रह रहा है, पिछले बार था इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, इस बार है इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एन एज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो अब आप जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं एनडीसीज। एनडीसीज क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में क्या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सीबीडीआर, सीबीडीआर का फुल फॉर्म कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योटो प्रोटोकॉल से आया था। वही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपका जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है जीएस का, दैट कैन बी इजिली अप्लाइड इन योर एसे। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ ऐसे साल के एसेस को देख रहे हैं जब, तो कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स प्रिपेयर करते भर से ही आपका आराम से ऐसे में आप टॉपिक चूज कर सकते हैं। और बिहार वाला तो आसान पूछ रहा है, मतलब जो पहली बार में हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसे जब हुआ था, जिसमें जितने भी कहावत थे वो लोग उससे अवेयर नहीं थे जनरली, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। अब इस बार आप देखिएगा तो दो कहावत लगभग सब लोग जानता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सबको इसका मतलब मालूम। दूसरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और अज्जल गगरी छल कज्जल। मतलब लगभग सबका मीनिंग आपको पता रह रहा है। तो ये वाला सेक्शन बिहार वाला जो पार्ट है, थोड़ा कॉम्पेरेटिवली आसान किया है बीपीएससी। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, इसी कारण से आपको दिखेगा कि ऐसे में मार्किंग जो है वो जनरली वो एवरेज कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं दे पा रहे, अनलेस आप बहुत अच्छा उसको एक, वही आता है डायमेंशन यहाँ पे कि आपने कंटेम्प्रेरी पार्ट से ऐसे लिख लिया, लेकिन क्या ये जीएस का आंसर दिख जाएगा, ये जो इसको बचा लेगा कि नहीं ये ऐसे के रूप में दिखे, उसको नंबर मिलता है। इस बार भी 195 196 मिला है, हाईएस्ट मिला है ना इस बार भी। तो वही चीज है, 70वीं बीपीएससी की बात करें तो 195 196 स्कोर मिला है। तो दैट मीन्स कि आप किस तरह से इसको स्टैंड अपार्ट बना रहे हैं अपने ऐसे को, ये जीएस का आंसर नहीं दिखना चाहिए, कैसे आप इंश्योर करेंगे वो मैटर करता है। जैसे एक सिंपल सा चीज समझिए, एक हमारे पास ऐसे आया, ठीक है, सेलेक्टेड स्टूडेंट इस बार है उनका, तो हम शायद पहले भी कुछ बच्चों को बताए थे इसके बारे में। 25 अप्रैल को ऐसे का पेपर हुआ था 2025 में, और 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, 22 अप्रैल को। 25 को ऐसे का पेपर है, ऐसे आया था पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, और वो स्टूडेंट पहलगाम इंसिडेंट का जिक्र करके स्टार्ट कर रही है उस ऐसे को। समझ में आ रहा है बात ना? तो वो है कि अवेयरनेस, कनेक्टिविटी, किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं चीजों को अपने ऐसे में, ताकि वो एक जीएस के आंसर से ऊपर जाता हुआ दिखे, तो आपका स्कोर उस पर ही डिपेंडेंट रहता है। ये हुआ इस बार का पेपर को हमने देखा। अब इसके साथ साथ हम लोग पॉलिटी के क्लास प्लान पे आएंगे, प्लस थोड़ा सा हम आपको क्लासेस का एक पूरा बता दे थी। तो अभी लेक्चर्स जो है वो पॉलिटी और इकोनॉमी से शुरू हो रहा है, 2 घंटे का लेक्चर होगा। नेक्स्ट डे क्या होगा? आंसर राइटिंग। और ये आंसर राइटिंग में हम आपको बता दे रहे हैं, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग आंसर लिखना होगा दोनों सब्जेक्ट से, मतलब एक एक शॉर्ट एक एक लॉन्ग आपको लिखना होगा। इसके लिए आपको जो कॉपी दी जाएगी, ठीक है, हम उसका एक बार फॉर्मेट दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से मार्किंग वहां पे की जाएगी।
तो कॉपी इसमें ऐड हुआ। देखिए हम लोग वहाँ ना जो पैरामीटर होता है हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में अभी पीडीएफ शेयर करेंगे, वहां से भी देख लीजिएगा, कल तो कॉपी मिलेगा आप लोगों को। पैरामीटर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिनलिटी, उसके बाद हम लोग देखते हैं डेविएशन, देन कीवर्ड्स। मतलब कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो अब आपके आंसर में कितनी ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनलिटी होता है ना, जैसे हम नोट्स आपको लिखा है, अब क्या ये नोट्स आप वहां कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर बिल्कुल उसी को आप कॉपी पेस्ट करते हैं, देखिए पॉइंट्स वही रहेगा, लेकिन आपका लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो ओरिजिनलिटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम जो पॉइंट्स आपको लिखाते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन उसी तरह से तो नहीं पूछेगा, कंटेंट आपके पास है, बट आप कैसे उसको प्रेजेंट करें वो किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर। दूसरा, कितना बार आप डेविएट हो गए पॉइंट अपने आंसर राइटिंग में क्वेश्चन का डिमांड से। देन कीवर्ड जो है, क्या वो एड्रेस हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली, कहां पर? आपके आंसर में। जैसे कि हमने साइंस टेक वाला क्वेश्चन देखा, वो टफ इसीलिए लग रहा है कि 6 कीवर्ड से, मतलब कम से कम 6 हेडिंग वहां बनाना पड़ेगा सारे वर्ड्स को एड्रेस करने के लिए। अगर आप ओवरऑल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे और आप लिख भी देंगे 5 पे 6 पे जो भी, आपको उसके लिए स्कोर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे इतने माइनर माइनर माइक्रो सब हेडिंग्स थे कि वो सबको एड्रेस करना जरूरी था। समझ में आया ना बात? तो ये आप कर पा रहे हैं कि नहीं? इस तरह के बहुत सारे और पैरामीटर्स है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जहां जहां आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डेविएट कर गए, ये सब का अलग अलग पैरामीटर का बॉक्स बना है, जिसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या कर सकते थे और आप। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग वाला पार्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा पॉलिटी है उसका सिलेबस, आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करवा देते हैं ताकि आप लोग, ये 2 शॉर्ट के लिए मिलेगा, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा समय दे देंगे आप लोग को। 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग के लिए जो कायदे से समय मिलना चाहिए वो है 50 मिनट, लेकिन आपको 1 घंटा मिलेगा, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, हेलो, सिलेबस आगे बाकी है ना? पहले टेस्ट होगा, फिर क्लास होगा, उसके टेस्ट का डिस्कशन होगा। कल से टाइमिंग 1 घंटे पहले हो जाएगा, 11:30 से 12:30। चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखिए स्टार्ट करेंगे हम पहले संविधान और उसका डिफरेंस किससे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। ये दोनों में अंतर पहले क्या है, तब हम लोग फिर डिटेल डायमेंशन में जाएंगे कि अब एक और चीज आया क्या? मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब मोरालिटी जब पढ़ेंगे तो एक और चीज कि ये फिर कैसे डिफरेंट है किससे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। हाँ, ये कैसे डिफरेंट है किससे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। देन ये जो दो नया डायमेंशन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म, प्लस इनके मीटिंग पॉइंट्स, और हमारे संविधान में इसका रेफरेंस, ये कैसे हमारे संविधान में इसको रेफर किया जा रहा है, और इसके पेरीफेरी में जितने भी और टॉपिक बचे वो लास्ट में हम लोग टर्म के रूप में समझेंगे। जैसे अभी हम बताए ना, आपको मीनिंग पता होना, जैसे कल्चरल नेशनलिज्म, ये तो यहाँ पे दिया हुआ। अब इसी तरह से रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, तो ये मीनिंग इन टर्म्स का जानना जरूरी हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। सेकेंड मॉड्यूल क्या होगा? प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमारे पास फिलोसफी क्या है इसका, यस, क्यों ये हम लोग संविधान का इसको बोलते हैं, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे इसका इवोल्यूशन होता है, मतलब जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है,
नेचर, सिग्निफिकेंस, सारे कीवर्ड्स का फिर डिस्कशन, सॉवरेन से लेकर फ्रैटर्निटी तक, और करंट रेलिवेंस के साथ कि इन वर्ड्स का अभी के समय में क्या रेलिवेंस है। जब पीएसआईआर को वो टच कर रहा है तो कल को क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है किसके ऊपर, अबाउट, अलग से पूछ देगा जस्टिस के ऊपर। क्या पूछ सकता है कि जस्टिस बताइए और करंट रेलिवेंस समझाइए, या हो सकता है कि वो थ्योरी भी पूछ दे जस्टिस को लेकर, क्योंकि अगर हम लोग देखें कुछ सालों से क्वेश्चंस को तो हमें दिख रहा है कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे वो जा रहा है। तो जस्टिस के ऊपर तो बहुत सारे थियरीज हैं, जैसे जॉन रॉल्स का है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाला पार्ट। तो इस तरह की चीज़ों से भी अवेयर होना है हम लोगों को। तो हम लोग पॉलिटी तक एकदम स्टिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ाएंगे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं। तो संविधान कैसे इनको इन्फोर्स कर रहा है और फिर प्रियम्बल का लिमिटेशन। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां पर जो है वो मॉड्यूल जो है इसको थोड़ा सा कर्टेल किया गया है। कर्टेल में ये नहीं समझना है कि हम लोग टॉपिक्स को स्किप करेंगे, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी डेप्थ में एफआर को इग्नोर कर रहा है, मतलब उसके डेप्थ की बात करें, आप देखिए रिट्स पूछ रहा है लगातार, और ये सबसे बेसिक है, लोग पीटी में भी पढ़ता है। तो हम लोग जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, पहले के जो मेरे सेशंस हैं 19 और 21 पे, तो उसमें हम लोग फिर बहुत सारा डायमेंशन और कवर करते हैं। जैसे 19 में क्रिमिनल डिफेमेशन, सेडिशन, ये सब है। 21 में जाते हैं तो कैपिटल पनिशमेंट दिखता है, ये सब कुछ दिखता है। स्किप नहीं करेंगे, बट इसको हम लोग पासिंग रेफरेंस देंगे, और जो आपको किताब मिलेगा साथ ही, उस किताब में वो सब कुछ दिया हुआ। क्लास के अंदर हम लोग उन टॉपिक्स को चूंकि अभी तक एक बार भी नहीं पूछा, हालांकि यूपीएससी को देखे तो लगता है कि ये सब भी आ सकता है कल को बीपीएससी में भी, बट अभी तक बीपीएससी इसको इग्नोर कर रहा है एकदम बहुत अच्छे तरीके से, एफआर पे बहुत फोकस कर ही नहीं पा रहा है। क्रिटिसिज्म पूछा हुआ है, और यही राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी 21, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 2 साल से पूछ रहा है। करेंगे हम लोग सब कुछ, बट जो 19 और 21 का जो इन डेप्थ पार्ट है वो आपके बुक में रहेगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्लास। उस पर प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताब में हम सब देती है, जो आपको बुक मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा कर्टेल करेंगे। इसमें फिर भी हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी पे फोकस अच्छे से करेंगे। अभी न्यूज चल रहा है, आपने देखा होगा, ये कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब एक और बनाया इन लोगों ने, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके, और उसका भी सब्सक्राइबर खूब बढ़ रहा है इंस्टाग्राम पे। तो ये सारी चीजें जो है वो अगेन आपके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, माइनॉरिटीज के अधिकार हो गए, रिट्स हो गया, उसका क्रिटिसिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स। देन वी हैव डीपीएसपी, उसके कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स, इम्प्लीमेंटेशन, एफआर के साथ रिलेशन डीपीएसपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म, और यूसीसी लगातार 2 साल पूछ चुका है कौन, बीपीएससी, फिर पूछ सकता है, चूंकि अभी हाल ही में कौन पास किया, असम और मध्य प्रदेश, तो 2 जगह पे और इसको पास कर दिया गया, तो ये और रेलिवेंट बनता जा रहा है टॉपिक। फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों लागू किया गया, क्योंकि शुरू से तो था नहीं, वो डायमेंशन पे क्वेश्चन बनने का स्कोप है, और लागू किया गया तो फिर भी क्यों रखा गया इसको, नॉन जस्टिसिएबल, इस पे भी क्वेश्चन बनने का स्कोप है। और राइट्स और ड्यूटीज का रिलेशन, ठीक है, बोला जाता है कि दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। फिर चौथा मॉड्यूल में है अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर और इमरजेंसी। तो अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म पूछा है बीपीएससी, हम लोग प्रोसीजर, टाइप और क्रिटिसिज्म, प्लस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे, यानी कि जैसे 42nd हम बोले थे कि 50 साल हो रहा है तो उस पर आ सकता है, जनरली एक एक साल गैप करके कुछ कुछ अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर अमेंडेबिलिटी ऑफ, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के अमेंडेबिलिटी के कारण ही क्या आया हमारा, तो बेसिक स्ट्रक्चर, उसका सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म। और एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। कहा जाता है कि इमरजेंसी लगने से भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज हो जाता है, यूनिटरी। तो मतलब क्या असर पड़ता है इसका, तो वो हम लोग पार्ट को देखेंगे। 5वां मॉड्यूल क्या है, जुडिशियरी, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट, जिसमें कोलेजियम, और कोलेजियम पूछा है बीपीएससी, बट फिर भी पूछ सकता है दोबारा भी, बहुत न्यूज में रहता है। जजेस का, फिर जुडिशिक्शन, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू पूछा था, रिस्ट्रेंट, एक्टिविज्म, ओवर रीचिंग में अंतर क्या है,
जुडिशरी में क्या ओवरऑल इश्यूज हैं। एडीआर क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब डिस्प्यूट को सॉल्व करने का कोई और तरीका, जिसमें लोक अदालत सबसे इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछ सकता है। और एक क्या आ सकता है, टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किसमें? जुडिशरी में, यानी ई कोर्ट्स और वर्चुअल कोर्ट्स। फिर हमारा पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें इसका कॉम्पोजिशन, लोकसभा राज्यसभा का कंपैरिजन, इसके ऑफिसर्स के बारे में, उनके पावर फंक्शन क्या है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, क्वालिफिकेशन एंड देन डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत जरूरी है। मोशंस इसमें आते हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस ही क्या करता है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी और जुडिशियल, तो पार्लियामेंट हमारे देश का सोवरेन है कि नहीं है, कि दोनों है, और कैसे इसका बैलेंस किसके साथ बनाया जा रहा है, जुडिशियल। तो ये बैलेंस कैसे बन रहा है, वो वाला पूरा का पूरा पार्ट। देन वी हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिर कमिटीज, पार्लियामेंट के अलग अलग कमिटी है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, या पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस तरह से कमेटी। और फिर ओवरऑल जो पार्लियामेंट किसको अकाउंटेबल बनाएगा, एग्जीक्यूटिव को, तो उस पर क्वेश्चन बनने का स्कोप रहता है। देन 7th मॉड्यूल है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हम लोग बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं, लेकिन एक बार बीपीएससी पूछ दिया था पीएम और प्रेसिडेंट का रिलेशन, तो हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेंगे, ये रिलेशन के साथ साथ हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का कंपैरिजन, ये सब हम लोग एग्जीक्यूटिव में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर ही रहेगा, ठीक है। देन मॉड्यूल 8 फेडरलिज्म, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसपे क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। तो फेडरलिज्म में पहला क्वेश्चन जो बनता है, हमारे फेडरेशन का नेचर, क्वासी फेडरल भारत को बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं वो चीज समझना। फिर ट्रेंड इन इंडियन फेडरेशन, जैसे कि आप सुनते हैं टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आप सुनते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो क्या अंतर है इनमें, ये चीज जानना। सेंटर स्टेट का रिलेशन जो 3 हेडिंग्स में पढ़ा जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। सेंटर और बिहार का रिलेशन कैसा है अभी के समय में, क्या क्या टेंशन वाले एरियाज हैं, क्या क्या कोऑपरेशन वाले एरियाज हैं, वो देखना। और फिर सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन है, जैसे सरकारी आकुंची कमीशन, ये सब, वो चीज हम लोग देखेंगे। 9th मॉड्यूल इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर हम लोग पीवाईक्यू की तरफ जाएं, आपके जो बुक मिलेगा उसमें पीवाईक्यू भी है, तो पीवाईक्यू की तरफ आप जाएंगे तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी मॉड्यूल में से होगा इन 10 मॉड्यूल में, तो वो 9th मॉड्यूल। और उसमें एक क्वेश्चन जो लगभग हर साल दिखेगा, वो है रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी बीपीएससी 2 बार पूछा। फिर हम लोग बात करें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, 17वीं में पूछा था। तो जितने भी टॉपिक इसमें हैं, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट बन जाते हैं। हर टॉपिक एक साल ऑल्टरनेट करके पूछ ही रहा है बीपीएससी, मतलब रिपीटेटिव टॉपिक्स यहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। देन 10वां मॉडल क्या है, मिसलेनियस, जिसमें कि पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी। फिर ई गवर्नेंस, उसके बाद आर्टिकल 370 जोनल काउंसिल और इंपॉर्टेंट बॉडीज, जैसे कि अभी न्यूज में सीबीआई ईडी बहुत चल रहा है, तो कल को पूछ सकता है कि सीबीआई पे क्वेश्चन या ईडी के ऊपर क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 10 मॉड्यूल को टोटल हम लोग कोशिश करेंगे 30 क्लास में कवर करें, 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, तब 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी लग सकता है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये सिलेबस का ब्रीफिंग समझ में आया। अब यहाँ पर आपको जो सपोर्ट करने के लिए क्लासेस के अलावा ये किताब मिलेगा, जिसमें इकोनॉमी वाली बुक तो कल ही मिल जाएगी, पॉलिटी वाली बुक 2 दिन में और मिलेगी, प्रिंट में गई हुई, ठीक है। टोटल 9 किताब है इसमें, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस टेक, ज्योग्राफी, एसे, डीआई, करंट, और एक आईआर की भी बुक देंगे। आईआर वाली बुक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बट क्योंकि जिस तरह से एसए में आईआर का रोल बढ़ा है, और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे फॉरेन पॉलिसी की नहीं है, तो आप इसीलिए क्लासेस में भी हम आईआर कराते हैं अच्छे से। बाकी कहीं आईआर नहीं पढ़ाया जा रहा है बीपीएससी के लिए, आप कहीं घूम लीजिए, आईआर नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि बोला जाता है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक कोई बेसिक फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, ना आप एसे में वो लिख पाएंगे अच्छे से, ना आप जीएस का आंसर लिख पाएंगे अच्छे से।
तो वो IR की भी एक बुक मिलेगी और DI की भी बुक मिलेगी, जहाँ पे जो हमारा टारगेट है कि आपको 72 में 72 स्कोर किया जाए, क्योंकि DI को लोग इग्नोर करते हैं। इस बार भी कुछ बच्चे ऐसे हुए 71वीं BPSC में भी जो 70वीं से नहीं सीखे थे, प्रैक्टिस नहीं किए ठीक से। इस बार भी मेंस लिखा है जिन लोगों ने, उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई है DI। और मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप 38 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला क्वेश्चन पॉलिटी का मान लीजिए आपसे नहीं बन पाया, कितना मार्क्स का नुकसान हो गया आपको? बहुत अच्छा लिखते तो 20, मतलब कितना नंबर का नुकसान? और अगर आप 2 DI छोड़ते हैं 8-8 नंबर का, कितना नंबर का नुकसान? 16 का 16। तो 72 नंबर, मतलब 72 नंबर का नुकसान हो रहा है अगर वहां पे गलत हो रहा है कुछ भी, क्योंकि वो 100% मार्क्स एक ही सेक्शन मिलेगा जो है, बाकी किसी में भी हाईएस्ट 55%, हाईएस्ट 55% मार्क्स आपको मिल सकता है, चाहे हिस्ट्री में आप कितने बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो इतिहास के। 38 में आपको 22 नंबर, मैक्सिमम 22 मिल जाएगा, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। समझ गए? तो इसलिए इस पे भी फोकस करना है, इसलिए ये किताब हम लोग ऐड किए हैं, DI का भी एक बुक देना है, ताकि आपको इस पे अच्छे से प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा हो सके, हर टॉपिक वाइज आपको उसमें रहेगा क्वेश्चन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, सब पे क्वेश्चंस रहेंगे, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा। ठीक है, तो ये आपको बुक मिलेगा जो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। बट हाँ, ये एक बार में हम ऐसा नहीं दे देंगे जाके जमा करने के लिए, जैसे ऐसे सब्जेक्ट चलेगा वैसे किताब मिलेगा। अब इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी चल रहा है तो यही दोनों बुक मिलेगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग बुकलेट आपको घर से नहीं लाना है, आपको यहाँ मिलेगा, जब आप लिखेंगे तो उसी कॉपी में लिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग। चलिए हेडिंग डालिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। चलिए अब डिफाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को ही। एनीवन, संविधान को डिफाइन करिए। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स अ नेशन, ठीक है। चेक्स आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ensures minimal coordination among various section of society. When I am asking about definition, तो आपको definition वाला पार्ट को पे फोकस करना, ठीक है। मतलब इसको परिभाषा इसका पूछा जाए तो संविधान क्या है? संविधान क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, द बेसिक फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स अ कंट्री एंड इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ दैट कंट्री। उस देश का वो सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वोच्च कानून है। बिकॉज एनी अदर रूल्स, रेगुलेशन एंड एक्ट इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कैसे इसको ब्रेक किया? सबसे पहला, संविधान जो है क्या है? सेट ऑफ बेसिक फ्रेमवर्क एंड रूल्स जो देश को गवर्न करता है।
यह उस देश का सबसे सुप्रीम कानून भी है, क्योंकि बाकी जितने नियम कानून उस देश में बनाए जाएंगे सबको संविधान के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। क्लियर? ये संविधान है। अब जो आप और कुछ पॉइंट्स आपने बताया, दीज आर द पर्पस और फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पहला पर्पस या फंक्शन क्या है? दैट इट इंश्योर्स मिनिमल कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। दूसरा जो उन्होंने कहा, इट चेक्स द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द स्टेट। If we place it in more feasible manner, so it will be like this, that it puts limitation on the power of state. ये क्या करता है? स्टेट की पावर पे लिमिटेशन लगा रहा है, क्योंकि स्टेट के द्वारा कुछ या संविधान के द्वारा कुछ गारंटीड लोगों के पास अधिकार है जो कभी भी स्टेट ट्रेसपास या ब्रीच नहीं कर सकते। जैसे हम अपने संविधान में जब जाएंगे तो हमको दिखता है फंडामेंटल राइट्स, तो आप जब उसको पढ़ते हैं तो कैसे दिखाता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो ये क्या कर रहा है? स्टेट के पावर पे लिमिटेशन लगा रहा है, क्योंकि ये अधिकार था कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये स्टेट ट्रेसपास नहीं कर सकता। तो ये एक दूसरा पर्पस हो गया। तीसरा कि हमारे यहां पर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। किसी भी जगह पे आप प्रीलिम्स में ये पार्ट पढ़े होंगे, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड। कौन क्या करेगा, यानी कि पावर एलोकेशन और किसके पास डिसीजन लेने का अथॉरिटी है, ये भी कौन बता रहा है हमको? संविधान बता। तो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, कानून बनाने का तरीका, कैसे कानून बनेगा, वो कानून लागू एग्जीक्यूटिव कैसे कराएगा, जुडिशरी कैसे इसको चेक करेगा, ये सब कहाँ स्पेसिफाइड है। और हमारे देश में डिसीजन लेने का पावर किसके पास रहेगा, ये भी कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीसरा फंक्शन या पर्पस होगा। चौथा, हमारे देश के कुछ एस्पिरेशंस हैं। हमारे देश का अपना कुछ एस्पिरेशन होगा कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। ये एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का भी पावर कौन दे रहा है? जैसे हम अपने संविधान में इसको रखे तो डीपीएस भी पढ़िए एक बार। स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रोवाइड दिस टू पीपल, राइट टू वर्क या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। मतलब स्टेट का इच्छा है, देश का इच्छा है क्या करना? कि अपने लोगों को रोजगार देना, उनके लिए चाहे पुरुष हो या महिला बराबर काम के लिए बराबर वेतन देना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ठीक करना। तो ये एस्पिरेशन जो है, ये करने का भी पावर कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। और लास्टली अगर हम जाएं तो हमको क्या दिखेगा कि ये किसी देश के लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी भी कन्फर करता है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स सिटीजनशिप ऑन अस। तो ये पर्पस या फंक्शन हो गया किसका? संविधान का। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे पर्पस पे या फंक्शन पे, जो हमने कहा, तो उन्होंने भी कहा था, चेक्स द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ स्टेट। यहां हम इसको ऐसे बताए थे कि इट पुट्स लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट। तो अब एक टर्म ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये दो टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। इन दोनों गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? द गवर्नमेंट whose power is limited by the constitution। ऐसा सरकार जिसकी शक्तियां लिमिटेड कर दी गई हो, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल या लिमिटेड गवर्नमेंट। यहां तक समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट, दिस आइडियोलॉजी ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ स्टेट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन is known as constitutionalism। तो constitutionalism is an ideology that provides for limitation on the power of state। तो संविधान का एक पर्पस है कि संविधान क्या करेगा? सरकार के पावर को लिमिटेड करेगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। यही आइडियोलॉजी क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
यहां तक बात समझ में आया ना? तो ये अब डिफ्रेंशिएट जब हम करने जाएंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे, दिस इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड फ्रेमवर्क, यानी एक डॉक्यूमेंट है जो देश को गवर्न करता है। ये एक आइडियोलॉजी है जो सरकार का पावर संविधान द्वारा लिमिटेड रहे उसकी बात करता है। दूसरा इसके हम लोग जाके देखें तो क्या होगा, दूसरा इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो सकता है क्या बात, कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस देश का नेचर मैटर नहीं करता। हर तरह के देश में क्या मिलेगा, संविधान। चाइना में है, भारत में भी है, लेकिन जब हम इस साइड के कॉलम पे आएंगे तो हमको दिखेगा दैट दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज ओनली। चाइना में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। रशिया में मिलेगा, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंट इन एनी कंट्री, वेदर इट इज टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, कहीं भी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ कोर आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज ओनली, वो हर जगह नहीं मिलेगा। थर्ड डिफरेंस, इफ आई से कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रोड, it is a path, then constitutionalism is the destination. If it is means, it is the end. समझ गया बात को? क्योंकि बिना इसके पॉसिबल है नहीं। संविधान नहीं रहेगा तो संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहेगा क्या? ये जरूरी नहीं है कि अगर है तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम ये जरूरी है तभी क्या पॉसिबल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी आर सेइंग दैट इट इज अ मीन्स, इट इज अ रोड, इट इज अ पाथ, एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द एंड गोल या फिर डेस्टिनेशन या एंड। समझ में आ रहा है? और चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस इट कैन बी डेड ऑल्सो इफ इट फेल्स टू मीट द डिमांड ऑफ द चेंजिंग नीड्स। संविधान क्या हो सकता है, इररेलेवेंट, डेड हो सकता है अगर वो क्या हो जाए, इतना रिजिड हो जाए कि वो लोगों के जो डिमांड थे, चेंजिंग नीड्स थे, उसको कैटर नहीं कर पाए, तो उसका कोई रिलेवेंस रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए सिंपल है, हमारा संविधान है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे संविधान में राइट्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो ये एक लिविंग आइडिया के रूप में अभी बना हुआ है, तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। लेकिन अगर इसमें चेंज लाना इम्पॉसिबल रहता, बहुत रिजिड रहता, तो एक समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो 1950 में जो चीज बना है वो 2025 में रेलिवेंट रहेगा, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है। तो आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डेड हो सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डेड इफ इट इज मेड टू रिजिड, बट दिस आइडिया कैन नेवर बी डेड। ये आइडिया कभी भी डेड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा एक चीज के बारे में बात कर रहा है जो क्या है, लिमिटिंग द आइडिया ऑफ, लिमिटिंग द पावर ऑफ स्टेट। यहां तक समझ में आया? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, संविधान का मीनिंग, संविधान का डेफिनेशन जो क्या है, इट इज सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स अ country. It is the supreme law of that particular country, and any other rule regulation in order to be valid must be in accordance with the constitution. ठीक, फिर हमने देखा पर्पस या फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पहला, इट इंश्योर्स द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। सेकेंड फंक्शन हमने क्या देखा, कि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो स्टेट है उसके पावर को लिमिट कर रहा है, उसके आर्बिट्रेरीनेस को चेक कर रहा है, और वैसे अधिकार जो संविधान ने लोगों को दिए थे, मतलब जो लोगों को मिला है, उसको ट्रेसपास ना कर पाए स्टेट। तीसरा, पावर का एलोकेशन, कि किसके पास क्या शक्तियां रहेंगी, कौन क्या काम करेगा। और फिर डिसीजन मेकिंग पावर किसी को मिलेगा तो किसको मिलेगा। चौथा हमने देखा कि अपने एस्पिरेशन जो स्टेट का होता है उसको फुलफिल करने के लिए इनेबल भी यही करता है। और पांचवा, कि नेशनल आइडेंटिटी लोगों को पहुंचाता है, जो क्या है, सिटीजनशिप किसी देश का। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन हमने देखा क्या था, इट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड लिमिटिंग द पावर ऑफ स्टेट। सो ये एक आइडियोलॉजी है जो बात करता है कि स्टेट का पावर लिमिटेड रहेगा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। ठीक है, और फिर हमने डिफरेंस इसका देखा। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आपका हम एप्लीकेशन अगर पूछें, कि हम लोग कहते हैं कि संविधान के द्वारा पावर लिमिटेड हो, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो आपसे हम एलिमेंट पूछना चाह रहे हैं, व्हाट कुड बी द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
ये बताइए, व्हाट कुड बी द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? मतलब वैसे वैसे अब फीचर्स आपको बताने हैं जो संविधान में हैं या होने चाहिए, जो स्टेट के पावर को क्या करेगा, लिमिट। अब उस पर सोचिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी बहुत अच्छा, फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छा, और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी क्या कर रहा है, कानून से ऊपर कुछ नहीं, मतलब कानून का रूल रहेगा, दैट मीन्स पावर क्या हो गया, लिमिटेड। और सेपरेशन ऑफ पावर, कि कोई किसी दूसरे के डोमेन में जाके अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा, और एंटी डिफेक्शन। इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, फ्री फेयर इलेक्शन हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो डेमोक्रेटिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है। ये भी आपका पावर को रिस्ट्रिक्ट करना हुआ, नहीं तो जैसे इलेक्शन है, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है कौन आएगा सरकार में, और ये रिग्ड हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉसिबल होगा, नहीं होगा। और समझिए ध्यान से, लिमिटेड या नो पावर ऑफ अमेंडमेंट, इस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी भी ऑर्गन के पास, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, अगर संविधान को आसानी से बदलने का पावर हर चीज के लिए रहे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बचा कहां? जो संविधान को सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना था, वो संविधान में बदलाव आसानी से होता रहेगा, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कभी भी इंश्योर कर पाएगा? सो नो या लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में बातें हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, उसके अंदर हम लोग जुडिशियल वाले पार्ट को डाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर, और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लीगल प्रिंसिपल के रूप में संविधान रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, मतलब अगर हम बात करें तो कहीं मेंशन तो नहीं है ये वर्ड, ये आइडियोलॉजी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इसका रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ अलग अलग केसेस में, चाहे आई आर कोयलो केस हो, केशवानंदा भारती केस हो, बहुत सारे केसेस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ लीगल प्रिंसिपल इन इंडिया। कोर्ट ये कैसे बोल पा रहा है और क्यों 1973 के बाद ही इसको बोलना शुरू करता है, उसके लिए समझना पड़ेगा हम लोग को कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क केस होता है, केशवानंदा भारती केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट एक प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन को, एक सिद्धांत को खोजते हैं, और उस सिद्धांत का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास संविधान में बदलाव करने का पावर है, आर्टिकल 368 के अंदर, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये नहीं मानना है कि इस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं। लेकिन क्या लिमिटेशन है, तो उसने कहा कि हमारे संविधान के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके बेसिक या कोर फिलॉसफी को फॉर्म कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये वो पिलर्स हैं जिस पे संविधान का बिल्डिंग टिका हुआ है, इसको आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते। अब सिंपल सा लॉजिक, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट, हालांकि ये लिस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास है, मान लीजिए एक लिस्ट है कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स डाले गए हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। अब मान लीजिए इस लिस्ट में रूल ऑफ लॉ है, तो क्या दिख रहा है हम लोग को कि रूल ऑफ लॉ के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ पार्लियामेंट नहीं कर सकता। और रूल ऑफ लॉ एलिमेंट है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा नहीं हो सकता। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से अपने आप क्या इंश्योर हो रहा है कि भारत में अब क्या अप्लाई हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये आइडियोलॉजी अब स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज का आया, बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमने कहा कि एलिमेंट उसका है सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर अगर बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया तो अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हमने कहा डेमोक्रेसी, इट इज अ एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और डेमोक्रेसी इज बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कभी भी बदलाव
हमने कहा कि लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट होना चाहिए, और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट कहा कि लिमिटेड पावर जो अमेंडमेंट का है ये एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज ऑल्सो बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब संविधान में अननेसेसरी या आर्बिट्ररी चेंजेस नहीं हो सकते। तो अपने आप मतलब क्या अप्लाई होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग अलग केसेस, जैसे राम जेठमलानी केस में भी इस चीज पे फोकस किया कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समझाया कि संविधानवाद का जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, यानी उन्होंने कहा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली व्हाट, नथिंग बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और ये कहता है कि जो संविधान ऑर्गन्स का एग्जिस्टेंस का सोर्स है, जो संविधान ऑर्गन्स के पावर का सोर्स है, उसी संविधान के अंदर ये ऑर्गन्स उस पावर या उस सोर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमको किसी जगह से पावर मिला है तो हम उस पावर का इस्तेमाल करके उस सोर्स को चेंज नहीं कर सकते और अपने पावर को एब्सोल्यूट नहीं बना सकते, ये लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। और ये स्ट्रेंथन हुआ है किसके आने के बाद से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद से। ये दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत संविधान या संविधानवाद में, इसके एलिमेंट्स में, चलिए लिखेंगे इसको। पहले हेडिंग डालिए कॉन्स्टिट्यूशन। It is a set of basic rules and framework that governs a country and is the basic, sorry, and is the supreme law, and is the supreme law of that country where any other rules or regulation in order to be valid must be in accordance with the constitution. ठीक है, इसके नीचे एक हेडिंग डालिए पर्पस और फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, it ensures minimal coordination among the members of society as well as the various organs of the state. दूसरा, it specifies
how the government is constituted, how the government is constituted. तीसरा, it provides for it provides for limitation on the power of state, limitation on the power of state by prohibiting the state to trespass the rights conferred to citizens. चौथा, it specifies the power allocation and assigns decision making power and assigns decision making power. 5. Next, it enables the state to fulfill the needs and aspiration of society. And last, it confers national identity that is citizenship. Now write the heading constitutionalism. It is a political philosophy or ideology that provides for limited power of the government by the constitution. By the constitution. Next point. As per Charles Howard McLuhan, Charles Howard McLuhan, 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 comma, constitutionalism is
Legal limitation on the government. Legal limitation on the government. Next, as per Carl J. Friedrich, Carl J. Friedrich, Friedrich, Freidrich, it is the process of dividing power. It is the process of dividing power to prevent the concentration of authority. To prevent the concentration of authority, which leads to tyranny. Which leads to tyranny. Tyranny. Now write the heading elements of constitutionalism. Elements of constitutionalism. तो जब भी इसका क्वेश्चन है ये स्कॉलर का रेफरेंस दे के डिफाइन करिएगा, ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा कभी भी। सिंपल डेफिनेशन से बेहतर वही बात उन्होंने भी कहा है, तो आप किसी के नाम से रेफर करके बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एलिमेंट्स में लिखिएगा एज पर, एलिमेंट्स में एज पर लुइस हेनकिन, लुइस हेनकिन, HENKIN, constitutionalism has the following elements. Following elements. पहला, government according to constitution. दूसरा, rule of law. तीसरा, separation of power. चौथा, sovereignty of people. जिसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट में पॉपुलर सोवरेनिटी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और लास्ट, लिमिटेड और नो पावर ऑफ अमेंडमेंट। लिमिटेड और नो पावर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है। नाउ राइट डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉलम बना लीजिए दो, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। प्लेन कॉपी पे लिखिए।
कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट, और कौन कौन लिख रहा है? 4 लाइन वाला नहीं लिया है, राइटिंग अच्छा बनता। ये सब कॉपी अभी बचा कैसे आप लोग एक टेबल वोबल पे? देखिए पहला, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स फॉर limitation on the power of state, limitation on the power of state, दूसरी तरफ इट इज द आइडियोलॉजी behind limiting the power of state। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड पॉइंट, almost every country has a constitution, every country has a constitution। उधर साइड लिखिए, it is available only in liberal democracies, liberal democracies। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे इट इज द मीन्स, इट इज द मीन्स पाथ, इट इज द मीन्स कॉमा पाथ और रोड, उधर लिखिएगा इट इज एंड गोल और द डेस्टिनेशन। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे इट कैन बी डेड, it can be dead due to rigidity when due to rigidity it fails to meet the changing needs, meet the changing needs or demand। और उधर लिखेंगे इट इज अ लिविंग आइडिया और परमानेंट वैल्यू सिस्टम, permanent value system that never gets dead, never gets dead। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अब टेबल के बाहर, both are two sides of the same coin, as constitution is the very basis, as constitution is the very basis of constitutionalism, full stop, if the direction of the two, if the direction of the two is opposite, then it can have
then it can have disastrous consequences. Disastrous consequences. Now write next heading, Supreme Court on constitutionalism. देखिएगा, इन केशवानंद भारती केस by introducing the doctrine of basic structure, the court ruled that Parliament's power to Parliament's power to amend is not the power to destroy, is not the power to destroy, full stop. This is the bedrock of Indian constitutionalism. This is the bedrock of Indian constitutionalism. Next, in Subhas Singh versus State of Bihar, in Subhas Singh versus State of Bihar case, Supreme Court observed that in a democracy governed by rule of law, in a democracy governed by rule of law, the constitution is supreme and every organ must derive its power from it its power from it and stay within its limit and stay within its limit. Next, in Rameshwar Prasad case, court emphasized that court emphasized that constitutionalism requires the governor to act with constitutional morality to act with constitutional morality rather than political expediency. Political expediency. EXPEDIENCY.
जैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के द्वारा ड्रिवन नहीं होना चाहिए। अगला लिखिए, इन IR कोयलो केस, IRCOELHO, IR कोयलो केस, Supreme Court explicitly stated that Supreme Court explicitly stated that constitutionalism is a legal terminology is a legal terminology to a fundamental innovation to a fundamental innovation comma the limitation of government by law, limitation of government by law, and the basic structure doctrine is the very essence of is the very essence of Indian constitutionalism. लास्ट केस लिखिएगा, इन राम जेठमलानी केस, इन राम जेठमलानी केस, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म in terms of basic structure specifies that powers vested in specifies that powers vested in any organ have to be exercised have to be exercised within the four corners within the four corners of the constitution and further that organs created by the constitution can't change the identity of constitution itself. ठीक है, तो इतने सारे केसेस में से आप एग्जामिनेशन में 3-4 जितना भी केस लिखा है, आप कोई भी 1-2 केस वहाँ मेंशन जरूर करेंगे, बिना उसके मुश्किल है कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नाउ राइट द हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आपने देखा वहाँ पे मोरालिटी का जिक्र हुआ ना, तो फिर ये अब टर्म क्या है उसको समझेंगे। लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एक सेंटेंस लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी
is not a natural sentiment. Constitutional morality is not a natural sentiment, comma, it has to be cultivated. It has to be cultivated. ठीक है, तो हम लोग अब ये स्टेटमेंट बीपीएससी सीधा पूछ दिया एग्जाम में ही, बताइए ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बी आर अम्बेडकर यूज किए। फॉरेन स्कॉलर हैं जॉर्ज ग्रोट, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और हमारे देश में इसके ऊपर जो इम्फेसिस है वो बी आर अम्बेडकर जी ने किया था असेंबली डिबेट्स में। अब हम लोग जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जब बात करते हैं, जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वो और इसमें कुछ रिलेशन है कि नहीं है, दोनों का क्या मीनिंग है, वो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बताएगा कि क्यों ये उस कॉन्सेप्ट से एक अलग कॉन्सेप्ट है। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि ये नेचुरल सेंटिमेंट हमारे देश का नहीं है, इसको क्या करना होगा, कल्टीवेट। मतलब इस पे आप एक तरह से कह सकते हैं समय देना होगा, मेहनत करना होगा। कल्टीवेशन में तो यही होता है कि किसान लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उसको समय देते हैं, तब जाकर वो एक एंड रिजल्ट तक पहुंचता है। तो उसी तरह से इनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारे यहाँ एक नेचुरल सेंटिमेंट के रूप में नहीं आएगा। ये अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा इसको कहीं ना कहीं कल्टीवेट करना का जरूरत पड़ेगा। अब ये स्टेक होल्डर्स से किसका मतलब हो रहा है यहाँ पे, तो एक तो हम लोग, क्योंकि बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगा। दूसरा सरकार, तीसरा जुडिशियरी, क्योंकि जुडिशियरी एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को इंश्योर करने में मदद करेगा। अब इसका मतलब पहले जानते हैं सिंपल शब्दों में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहता है कि जो संविधान के कोर वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, जो मोरल वैल्यूज और एथिक्स संविधान के हैं, वो हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, वो हमेशा सुपीरियर माने जाएंगे। किसके ऊपर, जो मोरालिटी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है और जो पॉपुलर ओपिनियन का भी पार्ट है। कैसे समझना है इसको, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स या मोरालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स की हम बात करेंगे तो एक टर्म आया इक्वालिटी। क्या टर्म आया, इक्वालिटी। अब 1950 में जब संविधान हमारा बनता है तो हम लोग को ये दिखता है कि उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा हाईली प्रिवेलेंट था हमारे सोसाइटी में। तो इट वॉज अ पॉपुलर एक्सेप्टेंस और पॉपुलर कल्चर, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस है, मेजॉरिटी में ये डोमिनेंट है, वाइडली प्रैक्टिस है। लेकिन इससे ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, इक्वालिटी, क्योंकि संविधान में इक्वालिटी की बात है। नहीं तो जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं या सोसाइटी का जो एक सोशल मोरालिटी है, अगर उसको हम लोग सुपीरियर मानने का कोशिश करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं लोगों के जो इवॉल्विंग राइट्स हैं उसको हैम्पर करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों के अधिकार का जो नेचर है वो भी बदलता है। सो प्रोग्रेसिव राइट्स की हम लोग जब बात करते हैं तो ये प्रोग्रेसिव राइट्स का प्रोटेक्शन सोसाइटी के नॉर्म से ऊपर रहेगा कभी भी, यही कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कुछ एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग बहुत पहले चलते हैं, सती प्रथा, सोसाइटल नॉर्म, वाइडली प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस, सब कुछ था। लेकिन एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट ये लाने के पीछे, उस समय भले संविधान नहीं था, लेकिन अगर इस तरह का कोई चीज कानून के रूप में लाया गया
मतलब ये क्या चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। कि अगर संविधान की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम, ये सब कोर वैल्यूज हैं। और इन वैल्यूज को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा किसके ऊपर? जो सोशल नॉर्म्स है उनके। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल देखते हैं। राजेश गुप्ता केस, सुप्रीम कोर्ट बोले कि डॉटर को हिंदू में, हिंदूज के केस में डॉटर्स के पास को पर्सनली प्रॉपर्टी राइट्स रहेगा। सोसाइटी में तो नॉर्म क्या कहता है? सिर्फ लड़का को मिलेगा। वाइडली एक्सेप्टेड, लड़की को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई लड़की कोई हिस्सा नहीं मांगती थी प्रॉपर्टी में कभी भी, इसके लिए कभी कोई केस नहीं, कुछ नहीं था। ये आपके अंदर एक नेचुरल फिनोमेना था कि हाँ लड़की है मतलब आपका घर जो है वो शादी के बाद दूसरा घर है, आपको अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई तरह का क्लेम नहीं है। एक्सेप्टेड था सबके द्वारा। लेकिन इक्वालिटी जो है वो तो नहीं दिख रहा है यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, को पार्सनली डॉटर को राइट्स मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सिमिलरली सेक्शन 377, तो एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी का जो राइट्स है, इट वाज कंसीडर्ड अगेंस्ट द सोशल नॉर्म कि थर्ड जेंडर जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे सोसाइटी के एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के भी तो खिलाफ था, इनको अगर हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में इसको मानते थे तो सोसाइटल नॉर्म से ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज जौहर में किसको रखा केस में? इक्वालिटी को, कि उनके लिए इक्वल स्टेटस देना जरूरी है अगर कोई थर्ड जेंडर का है तो एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के राइट्स का प्रोटेक्शन हुआ। ये भी क्या चीज का एग्जांपल है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। सबरीमाला केस, तो सबरीमाला केस में क्या है? एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के महिलाओं को आप टेंपल में एंट्री नहीं दे रहे हैं। अगेन सोशल एक्सेप्टेंस है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आपका एज होता है लड़कियों का, उस समय ये चीजें मानी जाती है कि क्या है, पायस नहीं है। सोसाइटी तो एक्सेप्ट कर रहा है इसको, आज भी कर रहा है, बहुत जगह पे ये वाइडली एक्सेप्टेड है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहता है? इक्वालिटी का हनन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हनन हो रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन हम लोग करेंगे। तो सबरीमाला में एंट्री जो बैन था उसको हटाया गया। देन वी हैव जोसेफ श्राइन केस, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करना। नो, एडल्ट्री इटसेल्फ इज नॉट जस्टिफाइड, बट in India the law was punishing only the women. किसको पनिश कर रहा था? महिलाओं। तो ये क्या चीज का वायलेशन है? इक्वालिटी का। तो यहाँ पे भी किस चीज को, ये क्या है? क्लियरली पैट्रियार्कल माइंडसेट। ये जो कानून था ये क्या दिखा रहा था? पैट्रियार्की तो दिखा रहा है कि आप एडल्ट्री कर रहे हैं अगर, आप एज अ वाइफ ये अलाउड नहीं है, हस्बैंड के लिए कोई कानून नहीं था। तो ये भी सोसाइटल एक्सेप्टेंस जो था कि पैट्रियार्की ये अलाउ करता है कि विमेन को इस पर्टिकुलर बाउंड्रीज के साथ ही रहना है, तो इस चीज को हटाया गया। अगेन क्या चीज को प्रोटेक्ट किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब जब दोनों को हम लोग देखते हैं, मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो आपको दिखेगा अलग चीज यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आउटर बाउंड्री सेट कर रहा है, सरकार के पावर पे क्या लगाकर? लिमिटेशन। लेकिन मोरालिटी एक इनर बाउंड्री बना रहा है कि सोसाइटी यहां पर क्या नहीं कर सके, अपने एथोस को प्रिवेल ना करा दे किसके ऊपर? संविधान के वैल्यूज के ऊपर। समझ में आ रहा है बात? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या सेट कर रहा है? इनर बाउंड्री, कि संविधान के जो वैल्यूज हैं, संविधान के वैल्यूज का प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो है, लेकिन ये बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना ताकि सोसाइटी के नॉर्म्स या पॉपुलर, क्योंकि सरकार भी क्या चाहेगी कि जो चीज ज्यादा लोगों को एक्सेप्टेड है वही करो, वोट तभी मिलेगा। आप देखे होंगे सबरीमाला में सेम टाइम सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही समय पे पार्लियामेंट में कानून लाते हैं कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करना है, क्योंकि किसका अधिकार का प्रोटेक्शन हो? महिलाओं का। और उसी समय केरला में वही पार्टी का यूनिट इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपोज कर रहा है। क्यों हो रहा है ये दोनों? सोसाइटल एक्सेप्टेंस, सोसाइटल नॉर्म्स। केरला में बहुत वाइडली एक्सेप्टेड था ये
कि इस एज ग्रुप की महिलाओं का, वुमेन का एंट्री टेम्पल में नहीं होना चाहिए, तो वहां पॉलिटिकली आप उसकी तरफ मोटिवेटेड दिखें। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करने के केस में आपको दिख रहा है कि मेजॉरिटी जो है महिला क्या होंगी, इससे खुश होंगी, सोसाइटी में इस चीज को लेकर थोड़ा सा एक डिसेंटमेंट है, तो आपने यहाँ पर एक कानून पेश कर दिया। एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। तो ये चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कि पॉपुलर ओपिनियन, पॉपुलर एक्सेप्टेंस या सोसाइटल नॉर्म्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स या जो हमारे ये है प्रिंसिपल्स है, मोरल वैल्यूज है, उसको डाइल्यूट ना कर पाए। समझ में आ गया बात ना, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इस मोरालिटी के होने का फायदा भी है, लेकिन कुछ नुकसान भी या कुछ चैलेंजेस भी हो सकता है। फायदा पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहला क्या फायदा है, इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन। और सिर्फ राइट्स का प्रोटेक्शन ही नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन भी हो रहा है। सो एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के राइट्स का प्रोटेक्शन हुआ, इवॉल्व है राइट, इवोल्यूशन हुआ। देन माइनॉरिटी के राइट्स का प्रोटेक्शन होता है इसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के थ्रू। सोसाइटी में प्रोग्रेसिव राइट्स आएंगे, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है नए नए तरह के अधिकार मिलेंगे, तो इक्वालिटी का डेफिनेशन इवॉल्व कराकर अलग अलग राइट्स मिल रहे हैं लोगों को, तो ये भी एक फायदा हुआ। अगला फायदा क्या चीज पे दिखेगा आपको, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जैसे हम लोग को लिबर्टी तो लिखा हुआ है प्रेमबल में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिला हुआ है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन अब ये एक्सप्रेशन पे अगर सरकार आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहे अंडर द डिस्गाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, 19 क्लॉज 2 हैज अ प्रोविजन फॉर imposing reasonable restriction on freedom of speech and expression, ठीक है। 19 क्लॉज 2 स्टेट को क्या कहता है कि आपका जो भी लोगों के पास अधिकार मिला हुआ है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उस पर आप रोक लगा सकते हैं कुछ ग्राउंड्स पे। लेकिन क्या ये ग्राउंड्स का वेग इंटरप्रिटेशन करके आप अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों का अधिकार वायलेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहां पर भी आएगा प्ले में। तो श्रेया सिंघल की इसको उठाते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट डाला जा रहा था इस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के द्वारा, कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं सिर्फ, तो इसके लिए आपको जेल हो सकता है। अभी बिहार भी एक कानून लाया इसके लिए बहुत रिसेंटली, इसी सत्र में। तो दैट मीन्स ये क्या चीज है, अनवारंटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसके नाम पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अलाउड नहीं। और दूसरा एक और एग्जांपल देखिए 19 आर्टिकल का है, एंड दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिना इंफॉर्मेशन के क्या आप एक्सप्रेस करिएगा, तो आपको क्या चाहिए उसमें, इंफॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार भी होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी प्रोटेक्ट होते हैं और राइट्स का भी प्रोटेक्शन होता है, इवोल्यूशन होता है। लेकिन इस मोरालिटी के सामने कुछ समस्या है। पहला समस्या आएगा, द बाउंड्री विच शुड बी सेट फॉर जुडिशियरी टू ऑपरेट। ये बाउंड्री जो है एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में। जुडिशियरी में हम लोग इसको एक और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो चूंकि जुडिशियरी का रोल के बिना मोरालिटी अप्लाई नहीं हो सकता, वही चेक करेगा, चूंकि वो संविधान का क्या है, गार्जियन है। लेकिन वो बाउंड्री क्या होना चाहिए, जुडिशियरी कितने डोमेन तक घुस सकता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है मोरालिटी के सामने। और दूसरा सोसाइटल एक्सेप्टेंस, क्योंकि सच में कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं लोगों के सेंटिमेंट से, तो क्या वो ओवरलुक करना और उस चीज को ओवरशैडो करते हुए कोई प्रिंसिपल अप्लाई कराना, कोई कानून अप्लाई कराना, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है इससे सोसाइटी में टेंशन हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिसरप्ट हो। समझ में आ रहा है बात ना, क्योंकि ये सोसाइटल जो हम लोग चेंजेस करेंगे, वो सोसाइटी काफी समय से इसको वाइडली प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है, और अचानक से एक सडन चेंज इस चीज के ऊपर, जैसे सिंपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड,
जब ये पूरे देश में लागू हो जाएगा, इट इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. बट व्हाई इट इज बीइंग considered a very difficult thing to do pan India? Society is not ready. Society is not willing to surrender their personal religious, you can say, norms for a common code. तभी तो दिक्कत हो रहा है. तो धीरे धीरे अलग अलग राज्य में लाना पड़ रहा है. उसमें भी राज्य भी एक्सेप्शन तो दे ही रहा है ट्राइबल्स के लिए जैसे. तो ये एक समस्या आता है इसके सामने. तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहला वे फॉरवर्ड इसके लिए होना चाहिए कि यहां पर लोगों के मोरल एजुकेशन के साथ साथ, तो पहला तो होगा लोगों को क्या करना होगा इसके लिए अवेयर. सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर सबरीमाला में महिलाओं के एंट्री से बैन हटाया जाएगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हटाया जाएगा, LGBTQ प्लस कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सब अगर लोग समझ जाए कि ये अच्छा ये एक अच्छा स्टेप है उनके लिए भी, तो दिक्कत ही नहीं आएगी, रेजिस्टेंस नहीं होगा. तो एक तो लोगों को क्या करना? अवेयर करना. दूसरा, जुडिशियरी को भी इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एप्लीकेशन के समय एक वाइडर एक्सेप्टेंस के लिए कोशिश ये करना होगा कि एक कॉमन पाथ तैयार किया जाए. मतलब एकदम रेडिकल चेंज ना हो. रेडिकल चेंजेस क्या करते हैं? हमेशा रेजिस्ट किए जाते हैं. बट अगर चेंज ग्रेजुअल होता है तो रेजिस्टेंस कम. जैसे अगर इसी तरह से धीरे धीरे हर राज्य अपने यहाँ पर पर्सनल लॉज के लिए यूनिफॉर्मिटी का प्रोविजन लाना शुरू कर दे आज से 5-10 साल के अंदर, तब पूरे देश में जब यूसीसी आएगा तो क्या रेजिस्टेंस होगा उस तरह का जितना भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस के लिए आप जा रहे हैं. तो रेडिकल या ओवरनाइट चेंजेस की जगह क्या होना चाहिए? ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन. और तब तक लोग भी धीरे धीरे आप अवेयर करते रहिए, तो अवेयरनेस आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लोग रेडी भी रहेंगे. और अगर आपसे लार्जली पूछे दोनों का डिफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडिया है जो सरकार के पावर को लिमिट करने की बात करता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहता है कि जो भी संविधान के एथिकल वैल्यूज हैं उसका स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए और हमेशा उसको प्रेवलेंस दिया जाएगा किसके ऊपर? सोसाइटी का जो मोरल नॉर्म्स है उसके ऊपर या पॉपुलर नॉर्म्स है उसके ऊपर. तो कोई दिक्कत नहीं है. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हम लोग क्या कवर कर लिए? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और मोरालिटी. मोरालिटी वाला नोट्स डिक्टेट नहीं हो पाया है, वो हम कल करा देंगे स्टार्टिंग में. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. तो कल के आंसर राइटिंग का टॉपिक यही है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इनके डिफरेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है, मोरालिटी वाला भी पार्ट आएगा तो उसको आप लोग, अभी हम आज हालांकि कल हम लिखवाएंगे, क्योंकि आज आधा घंटा उसमें चला गया है, तो हम आपको जो फोटो भेजेंगे उसे पढ़ लीजिएगा, नोट से लिखवाएंगे कल हम स्टार्टिंग उस चीज को. वो बस कल के आंसर राइटिंग के लिए हम फोटो भेज, जो समझाएं उसी चीज का आपको एक फोटो भेज देंगे, आप उसको देख के आइएगा ताकि कल लिखने में दिक्कत ना आए. फिर इसको हम कल डिक्टेट भी कराएंगे. ठीक है, और कल आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल नेशनलिज्म वाला पार्ट को शुरू करेंगे. कोई डाउट किसी को? क्लास समझ में आया? हाँ, प्रीलिम्स का टाइम कैसे डिवाइड करेंगे? घड़ी में जाइए, उसको 4 भाग में बांटिए. एक भाग देखिए 24 घंटा है, सोते कितना देर है?